स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक। प्लैंक ने दिया, किसने दिया, क्या किया, ठीक है, वो कहानी नहीं, बस जो हमको कर्व मिला, ठीक है, उस कर्व के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्राफ, ठीक है। हम लोग ब्लैक बॉडी के लिए, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए ना, ब्लैक बॉडी, मान लीजिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इमिसिव पावर और वेवलेंथ में हम ग्राफ बना दिए हैं, ठीक। किसमें ग्राफ बना दिए हैं, इमिसिव पावर और वेवलेंथ, ठीक। इमिसिव पावर और वेवलेंथ में हम लोग ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें से ब्लैक बॉडी ले ली गई, ठीक। ब्लैक बॉडी पे एनर्जी इमिट कराया गया, वो हमारा मतलब इंसिडेंट कराए तो एनर्जी निकाल रहा था, ठीक है। जो एनर्जी वो निकाला, उस एनर्जी को क्या कर लिया गया, मेजर कर लिया गया, और इसमें ब्लैक बॉडी लिया गया, फिर प्रिज्म लिया गया, फिर मिरर लिया गया, मिरर से सारी हमारी इंसिडेंट लाइट वापस आई, इमिट हुआ तो वहाँ पे लगा बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है, और उस इंटेंसिटी को हम लोग चेक किए ना। तो वो सारी कहानी उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का कोई मतलब नहीं है ना, कैसे सेटअप है क्या है नहीं, हम सिर्फ रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक। जो सेटअप किया गया, उस सेटअप से जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से हमने कुछ ग्राफ बनाया, ठीक है, और ग्राफ के बेसिस पे कुछ हमारा रिजल्ट आया, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ग्राफ जो आया, ठीक है, ध्यान से देखना, लिखे, ये हमारा क्या है, इमिसिव पावर, ये क्या है, वेवलेंथ। इसके लिए जो ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, ये ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा कुछ कर्व आया, ठीक है। पहले जो बनाए, ठीक है, जैसे मान लो एक बार टेम्परेचर T1 बना दिए, एक बार टेम्परेचर क्या बना दिए, T1 टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर हम इमिसिव पावर और वेवलेंथ में ग्राफ बना लिए। एक बार हम ग्राफ बनाए कितने टेम्परेचर के लिए, T2, एक बार ग्राफ बनाए हम T3, बस इसमें ही 3 ग्राफ बनाए, एक बार T1 के लिए, फिर T2 के लिए और एक बार T3 के लिए, और टेम्परेचर बढ़ाते हुए बना दिए, सबसे बड़ा T3, फिर बड़ा T2, फिर बड़ा T1, बना, समझ गए। अच्छा अब समझो, ये पॉइंट है, ऐसे ये सारी चीजें पॉइंट है, अब समझना मेरी बात ना। सबसे पहली बात, ये जो ग्राफ है किसके लिए है, फॉर ब्लैक बॉडी, यही ना, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो समझ लो, इस ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होने से मतलब हमको ये पता चला कि ब्लैक बॉडी के, ये इमिशन स्पेक्ट्रम ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इमिशन स्पेक्ट्रम का। तो सबसे पहला रिजल्ट मिला, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉन्टिन्यूअस। बस इसमें ब्लैक बॉडी का अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम बनाए तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। बस इसमें सबसे पहला रिजल्ट क्या मिला, द इमिशन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन का नहीं है, ये किसका है, इमिशन का स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो इमिशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा दूसरा रिजल्ट क्या पता चला, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक, वैसे वैसे इमिसिव एनर्जी बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ते 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 इमिसिव एनर्जी भी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिला, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम, इसमें भी देखो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, ये ना, जिस वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम हो गई, उस वेवलेंथ का नाम दे दिए लैम्डा m1, बस इसमें। फिर दूसरे वाले के लिए क्या नाम दे दिए, लैम्डा m2, तीसरे वाले का नाम लैम्डा n3, है ना। कभी कहीं अगर लैम्डा m लिखा हुआ दिखा, सुनो अब सुनो, ठीक है, लैम्डा m लिखा हुआ दिखा तो तुरंत क्या समझ जाओगे, इस वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी इज मैक्सिमम। एक ग्राफ से देखो कि क्या वेवलेंथ मैक्सिमम है क्या कि इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम है। देखो ग्राफ से वेवलेंथ दिख रहा है क्या कि मैक्सिमम है, अरे मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ, यहाँ है, मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ है क्या, यहाँ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम है, नहीं है। हाँ तो ऐसे कर रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, इमिसिव एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर आया है ना, उस पर्टिकुलर पे हमारा इमिसिव एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। वो पर्टिकुलर जो लैम्डा है वो मैक्सिमम नहीं है, वो कोई एक वेवलेंथ है जिसके लिए इसका करस्पॉन्डेंस ज्यादा है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट वेवलेंथ इज डोनेटेड बाय लैम्डा m, समझ गए। तो लैम्डा m कहीं लिखा होगा तो क्या समझेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, कोई एक वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम है। बस इसमें तो क्या लिखे, ठीक है, एज लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक,
इमिसिव एनर्जी भी इंक्रीज एंड एट पर्टिकुलर क्या लेमडा एम इमिसिव एनर्जी इज मैक्सिमम, पर्टिकुलर लेमडा कॉल्ड लेमडा एम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेमडा एम। दूसरा रिजल्ट समझ में आ गया? दूसरा रिजल्ट सबको समझ में आ गया? तीसरा सुनना, आप समझते जाओ, ठीक है? लिख लेना भाई, टाइम दे देंगे, लिख लेना, ठीक है? 3 ग्राफ है, पहला ग्राफ T1 टेम्परेचर के लिए है, दूसरा ग्राफ T2 के लिए है, तीसरा ग्राफ T3। आप समझना, पहला ग्राफ बनाए T1 के लिए, दूसरा ग्राफ बनाए, अब पहले का लेमडा M1 इतना है, देखो लेमडा M1 इतना है ना, दूसरे का लेमडा 2 इतना है, तीसरे का लेमडा 3 इतना है कि नहीं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा M की वैल्यू कम हो रही है, लेमडा M अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। लेमडा M टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेमडा M कम हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और इस बात को ऑब्जर्व किया वीन्स ने, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो कैसे कह सकते हैं, लेमडा M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, नहीं हो गया? ठीक, और यही हमारा कौन सा लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ गए? तो लेमडा M इंटू T इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, और दैट कांस्टेंट इज B, इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक, इसका यूनिट तो बता सकते हो यहीं से, क्या है, मीटर केल्विन। अरे मीटर केल्विन, नहीं आ गया? तो B क्या है हमारा, वीन्स कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब थोड़ा ये बात समझो, ये सबको क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा लेमडा मैक्सिमम समझ ही नहीं कहानी ना, लेमडा मैक्सिमम तो टेम्परेचर मिनिमम, ये ना होगा, लेमडा मैक्सिमम तो टेम्परेचर मिनिमम। अच्छा, हम लोग को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखता है, कौन सा दिखता है, विजिबल। अब विजिबल में लेमडा मैक्सिमम रेड कलर ना, ठीक, तो लो टेम्परेचर पे रेड कलर निकलेगा, लो टेम्परेचर पे रेड कलर, और अगर वेवलेंथ कम तो टेम्परेचर ज्यादा, तो कौन सा कलर, वॉयलेट कलर। नहीं आ गया? टेम्परेचर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसा कलर है। अगर हम विबग्योर में जाएं, VIBGYOR, इधर जा रहे हैं ना, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, या उल्टा चले जाओ, यही ना, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर, मतलब बॉडी अगर विजिबल रीजन में ग्लो करना शुरू करे तो सबसे पहले कौन सा कलर, रेड कलर, और ग्लो कर रहा है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अब मैक्सिमम पहुंच गया वॉयलेट कलर, है ना, या तो वॉयलेट या तो व्हाइटिश ब्लू, व्हाइट होता हल्का बहुत लाइट, उसमें हल्का सा ब्लू होता है, जैसे स्पार्किंग, जो बहुत तेज चिंगारी निकलती है स्पार्किंग, वो नीला जैसा लगता है, बिल्कुल नीला नहीं होता है वो व्हाइट होता है, हल्का सा ब्लू, तो वही चीज़ है ये वॉयलेट। बस नहीं, तो लोअर टेम्परेचर पे कौन सा कलर, रेड कलर, और हाई टेम्परेचर पे वॉयलेट कलर। बात समझ में? किसी बॉडी का कलर रेड से वॉयलेट जा रहा है, मतलब उसका वेवलेंथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी रेड से वॉयलेट जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर लो था। समझ गए? कोई पूछेगा लो टेम्परेचर पे कौन सा कलर निकलेगा, तो हाई टेम्परेचर पे तो किसी स्टार का जो कलर है, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, वो हमको लाल कलर का दिख रहा था, 200 साल बाद वो ऑरेंज दिखने लगा, फिर 200 साल बाद येलो दिखने लगा, इसका मतलब वो बढ़ रहा है, मतलब वो कैसा स्टार है, जवान है कि बूढ़ा है, जवान है, जवान हो रहा है, यहां तक जल जाएगा तब बूढ़ा होना शुरू होगा, नहीं ना? हाँ, ठीक है, ठीक। तो अगर किसी स्टार का कलर रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, तो उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या रेड से जा, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेड से वॉयलेट जा रहा है तो टेम्परेचर, मतलब कैसा स्टार है वो, यंग स्टार है, जैसे हमारा सन, हमारे सन का कलर येलो और ऑरेंज जैसे कुछ दिखता है, ठीक है, ये ग्रीन नहीं दिखता है, हरा सन आज निकला है कुछ, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है, बट हम लोग ठीक है, ये हम लोग का जो है ऑरेंज दिखता है, बहुत होगा वो तो होता है येलो में आ जाता है, तो हम लोग का इतना कलर अभी मिट हुआ, मतलब वो अभी जलना शुरू हो रहा है, उसमें अभी बहुत फ्यूल बचा है, ठीक है, अब धीरे धीरे उसका कलर क्या होगा, ग्रीन, फिर ब्लू, ये ना होगा। अच्छा, सन रेड भी दिखता है, अब ये कह दो कि सुबह के टाइम पे वो धीरे जल रहा होगा,
दिन में तेज जल गया, ऐसा होता है क्या? क्या होता है वो? हाँ, क्या 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 होता है, क्या होता है वो? कौन सा फिनोमेना होता है रेड दिखता है? अरे सर रेड जो है आपका, हाँ, एटमॉस्फेरिक वो पढ़ा लें, पढ़ा लें। था नहीं पूछें क्या था, क्या है? तुम तो आई नहीं होगी उस समय। स्कैटरिंग, रेड कलर ऑफ सन, स्कैटरिंग। सबसे ज्यादा कलर स्कैटर कौन करता है? अरे वो वाले, ये स्कैटर कर ही नहीं पाता है तो बच जाता है, बच जाता है तो क्या दिखता है? पूरी कहानी पढ़ा चुके हैं, पता नहीं नालायकों को पढ़ाया ना, ये दिक्कत है। समझ गए? ये समझ गए? कलर के बेसिस पे क्या बता सकते हैं? टेम्परेचर। समझ गए? अच्छा, अब एक चीज और बताओ, ये समझ के क्लियर हो गया ना? कभी ये भी देखा होगा क्या कलर के बेसिस पे ये भी बता सकते हैं कि कौन स्टार हमारे तरफ आ रहा है, कौन स्टार हमसे दूर जा रहा है? ये तो टेम्परेचर वाला बता दिए कि स्टार ओल्ड है, यंग है, क्या है ना? कौन सा स्टार हमारी तरफ आ रहा है, कौन सा स्टार हमसे दूर जा रहा है, ये बता सकते हैं। अरे बाबा, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। हाँ, कह दो हमारी गलती, ठीक है। हाँ, इस बार भी नहीं पढ़ाएंगे, कतई नहीं पढ़ाएंगे, और श्योर क्वेश्चन आएगा, देख लो। हाँ सुनो, जब कोई स्टार हमारे पास आता है या हमसे दूर जा रहा है, वो तो डॉपलर इफेक्ट से होता है ना। देख, अरे वो वाला जोक नहीं देखे यार कभी, तुम लोग तो समझ में नहीं है, वो जब पढ़े ही नहीं हो तो। हाँ, कैसे कलर का खड़ा है और गाड़ी आ रही है तो रेड हो रही है, जा रही है तो ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, चलो दिखा देंगे, ये समझ गए? ये 3 कंक्लूजन का, पहले लिखो, जल्दी कहानी लिखो, पहले लिखो। पता नहीं क्या ये लैम्डा जो है वो तीनों अलग है कि सेम है? अलग अलग है भाई। इसके लिए कोई लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले कर्व के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले के लिए लैम्डा। टेम्परेचर अलग अलग लैम्डा है ना? हाँ, टेम्परेचर बदल रहा है तो लैम्डा बदल रहा है। अब जरा देखो, ये बात समझ में आ गई ना? चलिए, अब 3 कंक्लूजन हो गया, ये कहानी भी समझ में आ गई। अच्छा, अब जैसे इस ग्राफ का, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है? लैम्डा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एमिसिव एनर्जी ना, ये वाई एक्सिस पे क्या है? एमिसिव एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे एकदम सिंपल बात समझो, ठीक है, ये सब रब कर देना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक। अब जैसे जैसे एक चीज़, थोड़ा ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है,
क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस ग्राफ का एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ का एरिया भी, तो एरिया जो इसका होगा, एरिया प्रोपोर्शनल टू इमिसिव एनर्जी। एरिया जो होता है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा इमिसिव एनर्जी। तो लिख सकते हैं एरिया का जो रेशियो होगा वो इमिसिव एनर्जी के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। बस समझ में? अरे कॉमन सेंस यूज़ करो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इमिशन होगा ना, जितना ज़्यादा इमिशन उतना ज़्यादा एरिया, तो एरिया ज़्यादा तो इमिसिव एनर्जी भी ज़्यादा, और इमिसिव एनर्जी ज़्यादा तो एरिया प्रोपोर्शनल टू इमिसिव एनर्जी, तो रेशियो ले लिया ना, कि मान लो एक तरफ रेक्टेंगल बना दे, कुछ और बना दे, कह दे बताओ इमिसिव एनर्जी का रेशियो, तो तुरंत क्या ले लेंगे वहाँ पे, एरिया का रेशियो ले लेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब समझना चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एरिया बढ़ने पे इमिसिव एनर्जी बढ़ गई। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ने पे एरिया बढ़ने पे इमिसिव एनर्जी, मतलब ये नहीं कर सकते हो क्या कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इमिसिव एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जो इसमें आने वाली इमिसिव एनर्जी होगी या इमिसिव एनर्जी पर यूनिट एरिया, इमिसिव पावर, वो टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली, टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली, बस समझ में। और इसी में अगर लगा दे प्रोपोर्शन तो सिग्मा टी पे पावर 4, और यही हमारा कौन सा लॉ है, स्टीफेंस लॉ। अरे यही तो हम लोग कल पढ़े थे कि हमारा कौन सा लॉ है, स्टीफेंस लॉ। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की यूनिट फटाफट बोलो तुम, नहीं यूनिट पहले बोलो, वॉट इसका क्या है, मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। अरे यार इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना, तो एनर्जी बाय टाइम तो वॉट हो गया था, अब पर यूनिट एरिया तो मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, वैल्यू कितना 5.67 10 पावर -8, ये तो हो गया ना। तो चौथा पॉइंट ये है कि जो आने वाली इमिसिव एनर्जी होगी वो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4। व्हाट इज टी, किसका, बॉडी का, क्योंकि इमिशन हो रहा है ना, अब्जॉर्प्शन होता है, तब ना सराउंडिंग का लेते, ये सारी कहानी होगी। एक चीज और दिखिएगा, ठीक, सिंपल बात बता दो, ये क्लियर हो गया ना चौथा पॉइंट, ठीक। अगर जैसे हम कह दें, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे, ठीक है, और हमारे पास एक ऐसे ग्राफ है, ये ग्राफ, क्या फर्क है दोनों में, ठीक है, और एक बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमा फिर घटने लगा, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमा और फिर घटने लगा। हाँ क्या है, और ये ये बहुत फाइन है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम आ रहा है वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे है, और इसमें थोड़ी देर के लिए मैक्सिमा क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। इसमें मैक्सिमा सिर्फ एक पॉइंट पे है, लेकिन इसमें मैक्सिमा थोड़ा सा इसमें मैक्सिमा का एक पॉइंट है और इसमें कई सारे पॉइंट है ना, मतलब इसका मैक्सिमा कांस्टेंट नहीं है, वो एक पॉइंट आया चला गया, ऐसा गुजर गया, नहीं ना। इसमें क्या हुआ, आया थोड़ी देर कांस्टेंट था फिर गुजरा, नहीं ना। तो इसमें जो मैक्सिमा है थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, जैसे इसमें है थोड़ी देर के लिए मैक्सिमा इसका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इमिसिव एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है। और ये क्या है, इमिसिव एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है क्या, कि इमिसिव एनर्जी है, इमिसिव एनर्जी है, और इमिसिव एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी, लैम्डा एम पे होगी, इसलिए उसको हम लोग लिखेंगे EM। EM कब होगा, जब लैम्डा एम हो जाए। तो इमिसिव एनर्जी जो होगा टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली, लेकिन इमिसिव एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो टेम्परेचर के 5th पावर के डायरेक्टली। यही दोनों में डिफरेंस है, ये ना, ये टेम्परेचर के 4th और ये टेम्परेचर के 5th। ये कौन सी एनर्जी है, और ये क्या है, इमिसिव एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। तो लिख सकते हैं EM सिग्मा टी पे पावर कितना 5, नहीं आ गया। यही हमारे पूरा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कहानी है। बस इनमें पूरा हम फिर से रिपीट करें, एकदम सिंपल बात। सबसे पहली बात पता चली कि इसमें ग्राफ बनाए हैं, किसमें किसमें देखना मत ऐसे बोलो, ठीक है। ग्राफ किसमें किसमें बनाए हैं, E और लैम्डा में। किसके लिए बनाए हैं, ब्लैक बॉडी के लिए। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्राफ बदलते जा रहे हैं, है ना। कितनी बार ग्राफ बनाए, 3 बार, T1 T2 और T3। सबसे पहला कंक्लूजन, ब्लैक बॉडी के इमिशन का स्पेक्ट्रम कैसा, कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म, ठीक। दूसरी बात पता चली कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो इमिसिव एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते। तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्या मैक्सिमम, अभी वेवलेंथ मैक्सिमम है नहीं, कोई एक वेवलेंथ है, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इमिसिव एनर्जी मैक्सिमम होगी दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड
दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, लैम्डा पीछे खिसक रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर और इसमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्जर्व बाय विंड, दैट इज कॉल्ड विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। लो टेम्परेचर वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम, वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम, तो वेवलेंथ ज्यादा किसका, रेड का, तो लोअर टेम्परेचर पे रेड, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट होता रहेगा, वॉलेट की तरफ। हाई टेम्परेचर पे वॉलेट, रेड से वॉलेट टेम्परेचर बढ़ा, वॉलेट से रेड टेम्परेचर घट गया। जैसे हमारा सन यंग है अभी, असल में मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर। हमारा 3 कंक्लूजन हो गया। चौथा कंक्लूजन में क्या पढ़े, देखिए एरिया बढ़ रहा है तो इमिसिव एनर्जी भी, और एरिया कब बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पता चला जो इमिसिव एनर्जी है वो क्या है, टेम्परेचर के या ऐसे भी कह रहे हैं एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिव एनर्जी, A1/A2 इक्वल टू A1/A2। और उसमें और क्या देखे, इमिसिव एनर्जी या इमिसिव पावर कह लें, देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के 4th पावर के, लेकिन इमिसिव एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 5th पावर के। ये हमारा पूरा क्या हो गया, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर। समझ गए, लिख लो जो लिखना है, फटाफट लिखो। इसके पहले पढ़ा है। समझ गए? अच्छा, कर्व बुक्स में देखना तो ये कर्व के अलावा एक कर्व और बनाता है, ठीक है, ऐसा कर्व बनाता है, वो भी बना दे रहे हैं, अभी देख के कंफ्यूज ना होना, ठीक है। जैसे ये कर्व बना है ना, ठीक है, वैसे इस कर्व को ऐसे भी कुछ जगह बना होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। मान लीजिए ई है, ये लैम्डा है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ना, तो इसका रिजल्ट तो वही है, वही तो है, ठीक, उसी जैसा कर्व है, ठीक। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं, लैम्डा m1 है, चाहो तो बना लेना, ठीक है। इसका भी पूरा रिजल्ट वही मिलेगा, लैम्डा m3, ठीक। पहला T1 के लिए, दूसरा T2 के लिए, तीसरा T3 के लिए, T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1। छापो। भैया चलिए नेक्स्ट लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन ने इस अपने लॉ में रेट ऑफ कूलिंग के बारे में डिस्कशन किया, किसके बारे में, रेट ऑफ कूलिंग के बारे में, और स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ना। अब सुनिए कहा क्या एक्चुअली, ठीक है, सुनिएगा। पहले अगर मान लीजिए 1 + x पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, अरे 1 + x कब, हाँ x इज वेरी स्मॉल, लिख सकते हो ना। कौन सा थ्योरम है ये, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। जैसे 1 + 0.001 का क्यूब, तब
1 + 0.003, ये आंसर है। नहीं आ गया? कब जब हमारा x क्या हो, बहुत छोटा। बस नहीं, 1 + x पे पावर n को लिख सकते हैं 1 + nx, या माइनस होता तो 1 - nx, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी। अब सुनिएगा, हम लोग रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, जानते हैं ना? कहाँ से जानते हैं? स्टीफेंस लॉ से। क्या जानते हैं? dt/dt, एकदम ये सब याद हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा EA/ms इंटू टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, एंड दिस इज माइनस। क्यों माइनस? कूल हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब जरा समझिएगा, मान लीजिए ये बॉडी का टेम्परेचर T है और ये टेम्परेचर क्या है, T0 है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T है, और टेम्परेचर कितना है, T0 है, ठीक है। हाँ, सराउंडिंग का, बॉडी का टेम्परेचर T और सराउंडिंग का कितना हो गया, T0। अच्छा, अब ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बॉडी का, कूल हो रहा है, तो T - T0 इज इक्वल टू, मान लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। नहीं हो गया, T - T0, ये क्या है, ये dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये dt क्या है, किसका, बॉडी का। 10 से 5 4 3 2 1, और ये क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये बॉडी का ही टेम्परेचर। इसमें दो टेम्परेचर होंगे, T फाइनल माइनस T इनिशियल, लेकिन किसका फाइनल, बॉडी का। किसका इनिशियल, बॉडी का। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, किसका, सराउंडिंग का। तो दोनों सेम है क्या, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। अच्छा, T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T0 प्लस डेल्टा T, लिख सकते हो ना, यहां से लिखो जरा, माइनस सिग्मा EA/ms, और लिख सकते हो T0 प्लस डेल्टा T पे पावर 4 माइनस T0 पे पावर 4, लिख सकते हो, ठीक। अब T0 पे पावर, इसमें से T0 कॉमन ले लो तो पावर 4 भी बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, T0 पे पावर 4, और ये भी कितना, T0, समझ रहे हो ना मेरी बात। इस दोनों में से हम T0 पे पावर 4 कॉमन ले लिए, यहाँ T0 पे पावर 4, यहाँ भी T0 पे पावर 4, दोनों में कॉमन T0 पे पावर 4, तो क्या बचा, माइनस सिग्मा EA/ms, T0 पे पावर 4 तो बाहर चला गया, चला गया। जब बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस यहाँ डेल्टा T/T0 पे पावर कितना, 4 माइनस 1, बचा, बचा कि नहीं बचा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है, कॉमन ही नहीं और कुछ किए नहीं है। अब अगर ऐसा हो डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, मान लो ऐसा हो जाए कि डेल्टा T क्या है, बहुत छोटा है, तो डेल्टा T बहुत छोटा है तो डेल्टा T/T0 भी और छोटा, ये और छोटा तो क्या लगा लें, बाइनोमियल, बाइनोमियल लगा ले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा EA/ms T0 पे पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा T/T0 माइनस 1, देख सकते हो। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, T0 से एक T0 कैंसिल, बचा कितना, माइनस सिग्मा EA या 4 सिग्मा EA, माइनस 4 सिग्मा EA T0 का क्यूब अपॉन ms इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू dt/dt, बचा, बचा ना। और ये पूरा टर्म क्या है, अरे सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, E क्या है, एमिसिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है ना। तो ये सब कांस्टेंट लिख सकते हो माइनस k डेल्टा T, लिख सकते हो ना। यही कहानी तुमको बस याद रखनी है कि dt/dt इज इक्वल टू माइनस k डेल्टा T। dt/dt क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, यही कहता है न्यूटन्स लॉ। बस इनमें ये कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, याद हमको बस इतना रखना है, ठीक है, क्या, द रेट ऑफ कूलिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसका, किसका, बॉडी का और सराउंडिंग का, बस इनमें। लेकिन ये कहानी कब है, जब टेम्परेचर बहुत छोटा, तभी तो बाइनोमियल लगाए थे। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब बॉडी कूल हो रहा हो, किससे,
बॉडी कूल सिर्फ रेडिएशन से होगा? अरे यार कोई चीज अपने आप को ठंडा कर रहा है, गर्म पानी ला के रख देंगे तो वो हीट निकालेगा, हीट निकालेगा। हीट किस प्रोसेस से निकल रहा है? कंडक्शन से भी निकलेगा। गर्म कंटेनर लो, कंटेनर में पानी रखो गर्म, तो उससे जो हीट निकलेगी एयर में क्या करेगा? वो कन्वेक्शन करेगा, उसका कंडक्टर क्या करेगा? कंडक्शन करेगा, और रेडिएशन भी होगा। लेकिन ये क्या है? सिर्फ ये कब लगेगा? रेडिएशन। स्टेफेंस लॉ तो सिर्फ रेडिएशन का होता है ना, तो ये चीज सही है, न्यूटन ने कहा। लेकिन ये चीज तभी सही है जब हमारा, देखिए इसका लिमिटेशन यही है, लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब रेट ऑफ कूलिंग बॉडी कूल हो रही हो सिर्फ किससे? रेडिएशन से। तो ये भी तभी वैलिड होगा क्योंकि इसी से तो आया है। तो क्या लिखेंगे? पहला लिमिटेशन, कूलिंग इज कूलिंग बाय रेडिएशन ओनली, कूलिंग बाय रेडिएशन ओनली। पहला पॉइंट हो गया, ठीक। और दूसरा, डेल्टा टी इज स्मॉल, ये ना होगा। ये हमारा रेट ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला तभी सही होगा जब हमारा रेडिएशन क्या हो, या हीट लॉस कैसे हो रही हो, या कूल कैसे हो रहा हो? रेडिएशन से। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो? स्मॉल हो। इतनी कहानी दिमाग में होनी चाहिए, सबकी कोई जरूरत है नहीं। देखिए इसको हटा दें। अच्छा जिसको लिखना है लिख लो पहले। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हो गया हो। अरे तो तुम लोग का मैथ इतना तेज है, और क्या? देखो ये जानता है वो तेज है, क्योंकि ये पढ़ नहीं रहा है, वो आजकल सिर्फ कर रहा है। एक एक लाइन मतलब कॉमा माइनस तक देख के लिख रहे हैं। तुम्हारे बस का है भी नहीं। जैसे तुम लिख लो, लिखने से तुम्हारा बाकी भूल जाओ। ये तो आए नहीं, वो भी चला जाए। भयानक पढ़ ली सब आज लग रहा है। खाली कुछ किए नहीं है, कॉमन लिए हैं, उसमें ही भयानक हो गया इन सब होगा। अभी वो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व आता है पूरा। एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन है मैक्स प्लैंक क्वांटम। हो चाहे ना हो, ठीक नहीं है। बस का नहीं है ना, कह दो। हो गया ये सब। प्रोपोर्शनल टाई कांस्टेंट आ गया, यही सब आया होगा। अब बाकी रेडिएशन और वो देखो, ये कुछ नहीं है। उसी में वो टेम्परेचर डिफरेंस लिखा है, ये लिमिटेशन लिखा है। बाकी लिमिटेशन तो तुमको पहले से आता था, न्यूटन से पहले। गया वो वाला सही था, बटन तो वही गया। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुनना, तो क्या पढ़े हम लोग? रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसका? इसका टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग का। तो dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी।
समझ गए? ये कहानी समझ में आ गई? जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, ये सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, बस में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जितना भी क्वेश्चन लगाना है सब लगा लो, सारे क्वेश्चन इसी से बनने वाले ना, बस इतना ही याद होना चाहिए। जैसे कहा, मान लो जैसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है T1, सुनते जाओ, ठीक, हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है T1, अब ये ठंडा हो रहा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T0 है। कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T0 है। अच्छा हुआ क्या कि T टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T2, कितना टाइम के बाद? T टाइम के बाद टेम्परेचर कितना हो गया T2, और T0 क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। अच्छा T1 से T2 हुआ ना, तो बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर कितना? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन कितने टाइम में? T टाइम में, इज इक्वल टू माइनस के। व्हाट इज डेल्टा T? डिफरेंस नहीं, डेल्टा T बॉडी और माइनस सराउंडिंग, बॉडी माइनस सराउंडिंग, बॉडी माइनस बॉडी का कौन सा माइनस? क्यों T2 माइनस क्यों T1? अरे भाई पहले 50 पे था, अब 40 पे आ गया, तो कौन सा ले? ये T टाइम में हर पॉइंट पे टेम्परेचर बदल रहा है, ये तो टोटल टाइम है ना, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज ले लीजिए T1 प्लस T2 बाई 2, यही है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब इसी पे लगने वाले हैं, ठीक है, कि ये याद रखो, ये क्या फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल अपॉन टाइम माइनस के ना, और डेल्टा T क्या? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस क्या? सराउंडिंग। काम खत्म हो गया, समझ गए? जैसे क्वेश्चन का क्लियर हो गया ये बात, ठीक? हाँ हाँ, टेम्परेचर बदल रहा है, नहीं यहाँ तो एवरेज ही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि बदल रहा है। ये रेट ऑफ कूलिंग, एक मिनट, रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तभी तो डायरेक्ट एवरेज ले ले रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तब बदल जाता फिर, ठीक है, जैसे ये कह रहा था इंटीग्रेशन, ठीक। कौन? ये, हाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या उससे क्या हो? माइनस इसलिए लगाया है ना, माइनस क्यों आया है? क्योंकि कूल हो रही है, ठीक। सुनना, जितने न्यूमेरिकल हैं सब इसी पे होने वाले हैं। जैसे कह दिया किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60, सुनते जाइए अब, ठीक है ना, 60 डिग्री है और वो 10 मिनट में उसका टेम्परेचर जो हो गया वो 50 हो गया, ठीक, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है ना, तो बताओ 40 होने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक। कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया? 60 से 50, कितने? एक ही क्वेश्चन कराएंगे, इसी में सब समझ लो, ठीक है। 60 से 50 चला गया 10 मिनट में, तो बताओ 50 से 40 में जाने के लिए टाइम क्या लगेगा? समझ गए? और जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? ये समझे? अब समझते जाओ, सोचो, हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो सुनना, जो इक्वेशन लिखे हो वही इक्वेशन यहाँ लगा लो, पहले इसके लिए फिर इसके लिए, ठीक, और दोनों का रेशियो ले लो। चलो लगाओ, पहले के लिए क्या लिखें बोलना? 50 माइनस 60 अपॉन 10, मिनट ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर भी मिनट में आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना? माइनस के 50 प्लस 60 बाई 2 माइनस 30 आया ना? ये कितना? माइनस 10 अपॉन कितना? 10, तो माइनस के, ये कितना? 55 माइनस 60 30, अरे 55 माइनस 30, 55 माइनस 30 कितना? 25, के की वैल्यू निकल जाएगी। अरे के तो निकल जाएगा, ठीक। और यही काम कर लो किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए क्या लिखें? 40 माइनस 50 बाई टी इज इक्वल टू माइनस के 40 50 90 2 माइनस 30 आया। 45 30 15, तो क्या लिखें? माइनस 10 बटा टी इज इक्वल टू माइनस के, और ये कितना? 15 ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी बाई के की जगह माइनस माइनस ना, तो के की जगह 1/25 क्या? अरे यही से तो आ रहा है के की वैल्यू 1/25, के की जगह 1/25 आएगा, इंटू कितना? 15 नहीं आया, तो यहाँ से काट ली क्या? 5 3 5 5, तो ये हो गया टी की वैल्यू 50/3 मिनट ना। 50/3 मतलब 17 के आसपास, कुछ कम 17 क्या? 17 मिनट नहीं आ गया? ये समझे? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? है ठीक है, कि मल्टीप्लाई करें? नहीं, क्लियर
हाँ पहले 10 मिनट लगा, अब 17 क्यों? नहीं, हाँ जैसे वो 10 डिग्री अगर लॉस किया है तो टेम्परेचर बाहर का दूसरे केस में कुछ बढ़ेगा नहीं। सराउंडिंग इतनी तुम्हारी औकात कि तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दो? सूरज भगवान नहीं है ये, सूरज भगवान 60 डिग्री पे नहीं होते, 50 डिग्री पे। मतलब गजब आदमी है, आग लगा के एकदम तबाह कर देगा। कह रहा कुछ दिया तो सराउंडिंग बढ़ जाएगा, माची जलाएगा, आसमान गर्म। सर एक बार वो टेबलेट वाला बता दीजिए। क्या चीज़? अब पहले लिख लो, जल्दी लिखो नहीं तो हटा देंगे। हाँ सर, ये T1 + T2 वो तो तुम्हारे में नहीं आ पाएगा, क्या इंटीग्रेट चार्ज है? इंटीग्रेट डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा नहीं आ रहा है। अरे ये सब बेचारे बहुत परेशान हैं, कभी कुछ भी कर दिया जा रहा है, क्योंकि समझ तो रहे नहीं ये सब क्या कर रहा है। अब रट ले रहे, चलो अब रट ही लो, यही करना था। अब जैसे ही रट रहे तब तक समझ में आ रहा है, तब तक कुछ और आ जा रहा है। देख के लिख रहे हो क्या? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ क्या बोले भाई? ठीक है तो हम हटा ही दे रहे हैं, समझा ही देंगे तब। जल्दी करो, आज ये खत्म करना है। हो गया? बहुत बढ़िया, 16 ठीक है। कितना आ रहा है? ये 17 नहीं आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना, मतलब 17 के आसपास, 16.6। चलो हम लोग टेम्परेचर, पहले बॉडी का टेम्परेचर कहाँ था? 60 से 50, फिर कहाँ गया? 50 से 40, 40 से 30 के लिए टाइम निकाल दो तुरंत। 40 से 30 जाना है, कितना टाइम लगेगा? 40 से 30 जाना है, कितना टाइम लगेगा? 40 से 30 जाना है, अरे 40 पे है, 30 पे पहुँचा दो, कितना टाइम लगेगा? हाँ कितना? 50 मिनट। अच्छा हो गया? बहुत इजी, इतना टाइम लगा रहे हो। आया कितना? हाँ ठीक। अरे 40 से 30 फाइनल कौन? 30 - 40/T ना, माइनस के क्या एवरेज ना, एवरेज कितना? 35 - 35 ना, फिर -10, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे क्या? टी है ना, के की जगह 1/5 5 से 5 कैंसिल, दैट इज टी के लिए 50 मिनट। नहीं आ गया? 50 मिनट आया कि नहीं? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमको याद है, एक ही चीज़ याद है क्या?
dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। dt का मतलब T2 माइनस T1 बॉडी का, डेल्टा टी की जगह कितना T माइनस के, और डेल्टा टी में बॉडी माइनस सराउंडिंग, बॉडी का कितना, अरे T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस कितना T0। एक चीज ऑब्जर्व करिए ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा, सुनो ध्यान से। अब 60 से 50 गया, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस, अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस ना। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा सेम है, लेकिन लगने वाला टाइम अलग अलग है। पहले 60 से 50 गया 10 ही मिनट में, 50 से 40 गया 16 के मिनट में, अब 40 से 30 गया 50 मिनट लगा। मतलब इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग क्या है, फास्ट, बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे बॉडी कूल हो रही है रेट ऑफ कूलिंग कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। अब धीरे धीरे, अब कॉमन सेंस यूज करो ना, किसी के पास 60 डिग्री है वो जल्दी ठंडा होगा नहीं ना। अब जैसे जो ठंडा होता जाएगा उसके कूलिंग का रेट कम होता जाएगा, मतलब अपने अंदर से हीट पहले बहुत ज्यादा निकाल रहा था, अब धीरे धीरे कम कम निकाल रहा है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है। जैसे ऐसा कुछ एग्जांपल पढ़े हो, अरे कैपेसिटर में, कैपेसिटर इनिशियली क्या होता है, बहुत फास्ट चार्ज होता है, और जब चार्जिंग करेक्टर याद करो, वन टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज होता था, 63%, नहीं ना। तो जैसे जैसे चार्ज होता जाता है वैसे वैसे चार्जिंग का रेट कम होता जाता है। प्रेशर वाले में पड़े होगे, ठीक है, कि अगर टंकी है, टंकी में पानी भरा है, पानी में नीचे छेद कर दें, अब बहुत दूर तक जा रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे लेवल जा रहा है वो कम होता जा रहा है। तो उसी टाइप जैसा तो ये भी है कि जैसे जैसे बॉडी कूल हो रही है रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है। इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग क्या है, मैक्सिमम है, बात समझ में आई। तो अगर कोई कहेगा, सुन लो अभी, ठीक है, कोई कहेगा θ1 से θ2 गए T1 में, θ1 से कहाँ गए θ2 T1 में, θ2 से θ3 गए T2 में, θ3 से θ4 गए T3 में, गए ना, ठीक। और θ1 θ2 θ3 θ4 सबसे बड़ा कौन है θ1, तो इन तीनों टाइम में सबसे ज्यादा टाइम T3 होगा ना, ठीक। बस लास्ट में लगने वाला टाइम क्या होगा, मैक्सिमम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस समझ में आई। लिखिए, ठीक है, फटाफट लिखिए। एज बॉडी बिकम्स कूल, एज बॉडी बिकम्स कूल, एज बॉडी बिकम्स कूल, रेट ऑफ कूलिंग, क्या रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज। एज बॉडी बिकम्स कूल, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज। लिख लीजिए फटाफट। गया, चलिए थोड़ा और काम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जरा समझना मेरी बात। और अब हम डिफरेंट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी है ग्राफ की सारा बना रहे हैं, ठीक। हम लोग पढ़े क्या है, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी, मतलब t माइनस T0, ये तो पढ़े हैं, ठीक। थोड़ा और समझो, dt बाई dt अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं क्या, t माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। अरे यार ये है ना, ये dt टाइम में dt चेंज हुआ, अगर हम टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर दें, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए प्लस एक्स का, अरे यार 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 अपॉन ए प्लस एक्स का, अरे लॉग ए प्लस एक्स, छोटा छोटा नहीं आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस T0 माइनस के डी टी प्लस सी। क्यों सी, लिमिट नहीं है, लिमिट रखे होते तब सी नहीं आता, बताए थे डिफिनिट होता है इनडिफिनिट होता है, लिमिट रखते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। इसको सी ना मान के हम लॉग ए मान लें, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही तो है, कुछ भी मान सकते हैं ना। अभी सबका दिमाग घूम गया, क्यों मानेंगे कुछ भी, कांस्टेंट ही तो है। सुनना, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ से, ये समझ गए, ये समझ गए। अगर हम यहाँ से पूछें, ये यहाँ से देखो ज़रा,
कि अगर हम पूछ लें कि log t माइनस टी नॉट टी में ग्राफ कैसा, हाँ देखो देखो देखो, ये y है, ये y है, माइनस के ये x है और ये c है, तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c ना, तो ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप बन गया। ये किस में ग्राफ बना, log t माइनस टी नॉट अपॉन टी, समझ गए ना। थोड़ा और भेजो इसको, ये क्लियर हो गया ना इसका। इसका स्लोप कितना है, माइनस के ना। अच्छा इसको उधर भेज दे तो ये माइनस हो जाएगा ना, log m माइनस log n को log m बाई n इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक ना। इसका बेस e है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, t माइनस टी नॉट इज अपॉन a इज इक्वल टू e पे पावर माइनस के टी। लॉग हटाते हैं तो बेस हट जाता है ना, a इधर भेज दीजिए, t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू a e पे पावर के टी। नहीं आ गया, ठीक। मतलब बॉडी का टेम्परेचर और टाइम में कैसा रिलेशन है, अरे एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। बॉडी का टेम्परेचर और टाइम में कैसा रिलेशन है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। मतलब बिटवीन बॉडी का हम ग्राफ बना ले, किसमें किसमें, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टाइम में, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ये सारी कहानी कहाँ से लिख रहे हैं हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, समझ गए। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, मान ये क्लियर हो गया ना। सही है भाई, ये रेट ये माइनस थोड़े होता है, ये माइनस होता है ना। पहले लिख लो, हम बता रहे हैं, पहले लिख लो, बता रहे हैं। क्रॉप करना पड़ेगा। हो गया, हो गया होगा। ये भी देख के लिखो, एक्सपोनेंशियल। हो गया, हटा देना। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, सुनना, हमको ग्राफ बनाना है। अब किस में बनाना है, रेट ऑफ कूलिंग में और एक बॉडी के टेम्परेचर में बनाना है। सुनते जाना, ठीक। दो ग्राफ बनाना है, किस में, इसमें रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर बॉडी। और हमको क्या बनाना है, रेट ऑफ कूलिंग में और टेम्परेचर डिफरेंस में, हमको ये दो ग्राफ बनाना है। समझ में आया। अब सुनना मेरी बात, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, किसको कहते हो, dt बाई dt, ये होता है ना माइनस। जो dt बाई dt में माइनस आता है वो माइनस के वाले में थोड़े आता है, वो तो इसमें आता है ना। इसमें माइनस क्यों लगाते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या लिखे, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। ये माइनस इसका है क्या, ये माइनस किसका है, तो इसका है ना, तो इसको रेट कहे हो ना, तो r इज इक्वल टू क्या, के डेल्टा टी। ये लिखोगे ना। अगर r की बात करो तो इसमें माइनस आएगा, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या लिखें, के टी माइनस कितना है, टी नॉट, आर ना, क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू के टी माइनस कितना, के टी नॉट। नहीं आ गया। अब ये बन रहा है ना, ये y है और ये कौन है, x है, तो ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। और इसका इंटरसेप्ट कैसा,
तो इसलिए ग्राफ हमारा देखो सिंपल सोचो कि बॉडी का टेम्परेचर 30 और सराउंडिंग का भी 30, तो रेट ऑफ कूलिंग 0। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ज़्यादा होगा, तो ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट। और यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा, ये इंटरसेप्ट ही हमारा क्या है? -KT0 है। नहीं आ गया? अब ग्राफ बना रहे, ये समझ गए? अब ग्राफ बना रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग में और टेम्परेचर डिफरेंस में। ये ग्राफ कैसा? यहीं से दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली है। तो ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन कहाँ से? ओरिजिन से, क्योंकि पहले टेम्परेचर डिफरेंस 0, अरे टेम्परेचर डिफरेंस 0 तो रेट ऑफ कूलिंग भी 0, तो ग्राफ कैसे बनेगा? समझ गए? ये पूरी कहानी समझ में आ गई? ठीक, कर दो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, ठीक है, सुन लो पहले, 2-4 मिनट सुनो पहले, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमको याद क्या क्या रखना है? सिंपल बात देखो, जो याद करने वाली बात है, क्या याद रखना है? रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। इतनी कहानी पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ना कि dt/dt इज इक्वल टू, ये माइनस में होगा तो -k∆t, पढ़े हैं ना, ठीक। और dt/dt की जगह क्या लिखेंगे? T2 - T1 अपॉन कितना? T इज इक्वल टू -k, और ∆t की जगह T1 + T2/2 - T0। हो गई कहानी। इस कहानी में लिमिटेशन भी है, ठीक। पहला लिमिटेशन क्या है? ∆t, हाँ चलो ठीक है, रेडिएशन ओनली, हीट लॉस जो होना चाहिए ओनली रेडिएशन, और ∆t इज स्मॉल होना चाहिए ना, वो छोटा होगा तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। 30 उसके आसपास होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा पे नहीं होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग इतनी कहानी पढ़ लिए। इतनी कहानी के बाद क्या पढ़े कि जैसे जैसे हमारा बॉडी कूल होगा, टेम्परेचर उसका कम होगा, रेट ऑफ कूलिंग भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक। पहले कूल होने में टाइम T1 लिया, दोबारा कूल होने में T2 लिया, दोबारा कूल होने में T3, सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया। अच्छा, एक और हम लोग ग्राफ बनाए थे, लिखे थे कि T - T0 इज इक्वल टू क्या? e पे पावर -KT, लिखे थे ना हम लोग, बनाए थे ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ किस में बनाए थे? नहीं, देख के नहीं, हाँ, टेम्परेचर और टाइम में, ठीक। कैसा ग्राफ? देखना ही था तो क्यों फिर से बता रहे हैं? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ना, ठीक। और फिर ग्राफ बनाए थे किसमें? लॉग वाले में ना, log T - T0 T में। तो ग्राफ कैसा था? कैसा था? हाँ, ऐसे कुछ था ना, ठीक। और उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाए थे R में और किस में? T में। तो ग्राफ कैसा था? ये था ना, और ये ऐसे आ रहा था। और उसके बाद हम लोग बनाए थे R में और T - T0 में, तो ओरिजिन से था ना। इतनी कहानी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़नी है बस इनमें। बाकी ये कहानी आई कहाँ से ये भी हम लोग जान गए, ठीक है, लेकिन ये आई कहाँ से इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका बेसिक सोर्स कौन है? स्टीफेंस, समझ गए? लिखिए हेडिंग सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट। अच्छा, सोलर कांस्टेंट पढ़ने से पहले एकदम सिंपल बात बता दो, ठीक है, डेफिनेशन भी समझा दे रहे हैं, ठीक। सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है? इंटेंसिटी, मतलब हाँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, और एनर्जी बाय टाइम इज पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया लिख सकते हो ना। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर कोई बल्ब है, एकदम सिंपल बात समझो, हमारे पास कोई बल्ब है जिसका रेडियस R है और पावर P है। हमारे पास कोई बल्ब है जिसका पावर कितना है? P, और रेडियस कितना है? R। हम पूछें इसकी इंटेंसिटी कितनी? P/4πr², इतनी एनर्जी देगा। हम पूछे एनर्जी इन 1 सेकेंड, I × 4πr², ये एनर्जी तो है, ये एनर्जी पर सेकेंड है ना, ठीक। हम पूछे इससे कोई एक बल्ब है 10 मीटर दूर पे, कोई खड़ा हुआ आदमी है, इससे एक आदमी है, ठीक है, वो कितने मीटर पे है? 10 मीटर पे, तो इस आदमी को कितनी एनर्जी मिलेगी? अब पूछे तब, इतनी एनर्जी निकाला, इतनी एनर्जी ये, और इससे निकलने वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? पूरे सराउंडिंग में जाएगी, और उस सराउंडिंग का लोकस क्या होगा? स्फीयर होगा। तो इस स्फीयर में कहाँ बटेगा?
स्फीयर के हर पॉइंट पे बटेगा, स्फीयर के हर पॉइंट पे बटेगा मतलब पूरे एरिया में बटेगा। तो एक पॉइंट का मतलब हमारा पूछ क्या रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी पूछ दें, इस पॉइंट पे, मेरी बात समझ रहे हो, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ दें तो टोटल एनर्जी कितनी आई 4 पाई आर स्क्वायर, इतनी टोटल एनर्जी है ना। ये टोटल एनर्जी कितने एरिया में बटी 4 पाई 10 का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ गई एट पॉइंट Q आ गई। और कह दें इस आदमी का एरिया A है तो इसको मिलने वाली एनर्जी कितनी होगी इंटू A। ये तो है, नहीं समझे? फिर बोले, फिर कह रहे हैं, सुनना, लिखो। ये नहीं समझोगे तो सोलर कांस्टेंट समझ में नहीं आएगा, वो तो हम रटवा देंगे, रट लोगे, ठीक है, लेकिन समझो थोड़ा सा, ठीक है। कह रहे हैं फिर से, हमारे पास कोई बल्ब है और ये बल्ब है 50 वाट का और इसका रेडियस मान लो स्मॉल r है। समझ गए? इस बल्ब से एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये बल्ब से दूर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ठीक, गर्दन लंबी है, ठीक है, चलो इसका पावर P मान लेते हैं, ठीक है। ये आदमी खड़ा है, इसकी लंबी गर्दन वाली आदमी खड़ा है और कितने डिस्टेंस पे है मान लो, चलो 5 मीटर पास बुला लेते हैं ना, ठीक है। इस आदमी के मुंडी का जो एरिया है वो A है, ठीक है। तो उसके मुंडी पे पड़ने वाली एनर्जी कितनी है, इस बल्ब की एनर्जी कितनी पड़ेगी, ठीक ना। अब बताओ, ये समझ गए, ये क्या है पावर, मतलब एनर्जी इन 1 सेकेंड, एनर्जी इन, अच्छा एनर्जी इन 1 सेकेंड, ये P निकाला ना। ये एनर्जी यहाँ तक पहुँची तो एनर्जी कहाँ बटेगी, पूरे एरिया में बटेगी, बट जाएगी, बटेगी ना। तो हम पूछें ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, इसको एरिया से डिवाइड कर दे तो कितना 4 पाई इंटू 5 स्क्वायर, 4 पाई इंटू ये क्या निकला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो इसमें ऑलरेडी है, मतलब ये क्या है इंटेंसिटी है। तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी आ गई आई। ये कितने एरिया की है, 1 यूनिट एरिया की, कितने सेकंड में, लेकिन इसका एरिया कितना है तो इसको एरिया में कितना मिलेगा IA, और कितने सेकंड में मिला 1 सेकंड में, तो T सेकंड में कितना मिलेगा यही मिलेगा। समझ गए? यही टोटल एनर्जी रिसीव है, बस इसमें ही। और कर लो, जैसे मान लो कह दें अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सुनना, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, सुनना, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है या मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री है 127 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस R है, ठीक, इसका रेडियस कितना है R। हम पूछें ये टोटल कितनी एनर्जी निकाल रहा है, तब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकाल रहा है, तब तो वहां क्यों याद कर रहे हो बेटा, यहां समझो ना। इतना टेम्परेचर था, इतनी रेडियस का है, हम पूछ रहे हैं 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकाल रहा है, याद कर लो। E इज इक्वल टू सिग्मा T पे पावर 4। व्हाट इज E? पावर, एमिसिव पावर का मतलब इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमको एनर्जी कितने का चाहिए पर यूनिट टाइम का, हम तो बोले 1 सेकंड में कितना निकालेगा, तो लिख सकते हैं सिग्मा T पे पावर 4 इंटू A। ये एनर्जी है, कितने सेकंड की है 1 सेकंड की है, अरे टाइम से डिवाइड है। सर वो जो एमिसिव पावर होता है, सर वो पावर होता है ना, कौन सर एमिसिव पावर, एमिसिव, ये पर यूनिट एरिया। अब हम पीटेंगे तुम लोग को, पहले देखो ये देखो, पहले देखो, ये समझ गए, यहाँ तक देखो, अभी हम क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा फालतू फालतू याद रखते हो तुम लोग। ये क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इतना एनर्जी मिली, मतलब ये अपने अंदर से इतनी एनर्जी निकाल रहा है। इस एरिया की जगह क्या ले लें 4 पाई R स्क्वायर, इतनी एनर्जी निकाल रहा है ये बल्ब, इतनी है, जो भी बॉडी इतनी एनर्जी निकाल रहा है। और ये एनर्जी मान लो पूछे 10 मीटर पे जाओगे तो बताओ कितनी इंटेंसिटी, तो क्या ये एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। इस पॉइंट की इंटेंसिटी कुछ होगी, इसको लोकस से बना ले कि नहीं। तो इस समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरी एनर्जी निकली 1 सेकंड में, इतनी निकली, तो इस पॉइंट पे पहुंची कितनी, इसको एरिया से डिवाइड कर देना, तो इसकी इंटेंसिटी, अगर इस पॉइंट की इंटेंसिटी पूछेंगे तो क्या लिखोगे सिग्मा T पे पावर 4 इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई 10 का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम फॉर दिस पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 सेकंड में। हम कह दें हमारे पास एक छोटा सा गोल सर्किल है जिसका रेडियस r है ना, ठीक, इसका रेडियस मान लो x है, ठीक। इसको कितनी एनर्जी मिली 1 सेकंड में? इनटू पाई एक्स स्क्वायर, सर्किल है ना, इतनी एनर्जी मिली कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो पूछे 10 सेकंड में कितना? इनटू 10, नहीं हुआ। यही सोलर कांस्टेंट में करना है, ठीक। देखो सोलर कांस्टेंट में क्या करना है कि अगर मान लीजिए ये हमारा सन है जिसका रेडियस मान लीजिए r है, इसका टेम्परेचर कितना है? T है। ये हमारा सन है जिसका रेडियस कितना है? r है, और इसका टेम्परेचर कितना है? T है। क्या लिखे और ठीक है ना, इसका टेम्परेचर कितना है? T है। और इससे जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ जो है स्मॉल r डिस्टेंस पे है ना, ठीक। हमारे पास कोई सन जो है, ठीक है, कोई सन है एक ही सन है, ठीक है। सन का रेडियस कितना है? r, कैपिटल R, और टेम्परेचर कितना है? T। और ये कौन है? अर्थ, ठीक है ना। ये क्या है? r। क्या है r? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है ना। हम पूछें कि ये जो सन है एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकेंड, बताओ जरा। सिग्मा टी पे पावर 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आया। ये एनर्जी निकली सन से कितने सेकंड में? और यहां पे पहुंचेगी तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी एट अर्थ, है ना। इंटेंसिटी एट अर्थ कितना? सिग्मा टी पे पावर 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू टी पे पावर 4, दैट इज s। व्हाट इज सिग्मा? स्टीफेंस कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल R? सन, स्मॉल r अर्थ एंड सन, एंड t इज द सन, आउटर लेयर वाला, समझे। तो द अमाउंट, अच्छा एक चीज और बता, ये समझ गए, यही सोलर कांस्टेंट है। अब डिफाइन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, सुनना। ये जो r है ये क्या है? किसके बीच का? सन और अर्थ के बीच का। तो डिस्टेंस बदलता है, फोकस, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसलिए हम डिस्टेंस में एवरेज डिस्टेंस बात करते हैं। इसलिए डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस बात करते हैं? एवरेज। अच्छा, अर्थ के हर पॉइंट पे मिलने वाली एनर्जी सन की सेम है क्या? अरे कहीं अर्थ इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है, कहीं स्लैंट है, तो हर जगह इंटेंसिटी अलग अलग। मैक्सिमम कहाँ? मतलब लाइन परपेंडिकुलर आए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव बाय अर्थ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम व्हेन सन एंड अर्थ इज एट एवरेज डिस्टेंस एंड इंसिडेंट लाइट इज परपेंडिकुलर। यही कहानी है, समझ में आया? व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव बाय अर्थ per unit area per unit time at average distance या mean distance when incident light is समझ गए? then the value is called solar constant। समझ में आया? अच्छा यूनिट बता दो फटाफट। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी है तो कैलोरी है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, टाइम है तो मिनट ले लो या सेकंड ले लो, और चाहो तो लिख सकते हो क्या? एनर्जी का जूल, मीटर स्क्वायर, केल्विन ले सकते हो ना, सॉरी सेकंड, ठीक है ना, ठीक। तो जूल पर सेकंड क्या? वॉट, और मीटर स्क्वायर एरिया रहने दो, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर रखोगे, सारी वैल्यू अगर रखोगे, 6000 केल्विन रखते हैं सन का, ठीक, तब ये वैल्यू आती है लगभग 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, ठीक है ना। और अगर इसमें रखोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ रही थी? 1.4 किलोवाट और पर मीटर स्क्वायर। बस में दिस इज सोलर कांस्टेंट। समझ गए? क्वेश्चन कह दे, ये समझ में आ गया, ठीक। अब कहा एक थोड़ा सा और, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, सोलर कांस्टेंट ऐसे, सोलर कांस्टेंट कितना है? एस। इस पे छोटा सा कोई पोर्शन है जिसका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका रेडियस कितना है? r0। इसका रेडियस कितना है? r0। तो एनर्जी रिसीव पूछे तब हम पूछे इतने एरिया को कितनी एनर्जी मिली? ये सोलर कांस्टेंट है। हम पूछे इतने एरिया को यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मिली? दिस इनटू एरिया, तो एस एरिया कितना? ये सर्कुलर है, पाई r0 का स्क्वायर, नहीं आ गया? तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर टी पे पावर 4 इंटू पाई r0 का स्क्वायर, दैट इज एनर्जी रिसीव।
समझ गए? सोलर कांस्टेंट समझ गए? क्या चीज़ है? एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम एट मीन डिस्टेंस कहना, ठीक है। एंड इंसिडेंट लाइट इज देन द कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी received by earth from sun, the amount of energy received by earth from sun, the amount of energy क्या बोले, by earth from sun per unit area per unit time, 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 when sun and earth is at mean distance, when sun and earth is at mean distance and incident light is perpendicular to the surface, incident light is perpendicular to the surface, called क्या called solar constant, ठीक है। solar constant 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ना, समझ गए? लिख लो, हटा दो आदर्श।